मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम इंसान शो आम टीवी पर। जैसा कि आपको मालूम है, इस शो में हमारे साथ को होस्ट हैं मोहतरम मुनीर हुसैन दुग्गल साहब लाहौर से। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो शो है वो बहुत अहम टॉपिक पे है और उस टॉपिक को हम आपके सामने थोड़ी देर में डिस्क्लोज करते हैं। इससे पहले हम आपको दावत देंगे कि आप हमारे शो का हिस्सा बने और जैसा कि आप हमें अप्रिशिएट करते हैं कमेंट्स में और मुख्तलिफ तरीक़ों से, बाज़ दोस्त हमें कॉल करके भी बताते हैं कि जनाब आपको ये बात कहनी चाहिए थी और ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि लोन्स जो हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, किसके लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, किन लोगों को लोन्स लेने चाहिए और किन लोगों को लोन्स नहीं लेने चाहिए। तो मुनीर हुसैन दुग्गल साहब चूँकि कारपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइनेंसिंग को डील करते हुए इनके ज़िंदगी के तकरीबन 25 से 30 साल गुज़र गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इस अहम मौजू पर मुनीर साहब से कुछ सवालों जवाब करें और इनसे पूछें कि सबसे पहले तो मुनीर भाई ये बताएं कि फाइनेंसिंग होती क्या है, हम लोन या कर्जा किसे कहते हैं, और अगर साथ चलते चलते ये भी बता दें कि इनकी टाइप्स क्या होती हैं तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक का इंतखाब किया है और ये यकीनन हमारे जितने भी बिजनेसमैन दोस्त अहबाब हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत मुफीद होगा। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कमो पेश मोर देन ढाई दहाइयाँ हो गई इस बिजनेस के अंदर और मैंने फाइनेंसिंग के बहुत ज़्यादा निशेबो फराज देखे हैं पाकिस्तान के अंदर। तकरीबन 3 वेव्स मैंने देखी हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाती हुई। तो मैंने बड़े इनिशियल स्टेज से फाइनेंसिंग के 99 जुलाई से मैंने NBFI एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया और उसके साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 24-25 साल फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हो गए हैं। वैसे मुझे जापानीज मल्टीनेशनल के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हुए तकरीबन 26-27 साल का दौरानिया हो गया है। तो ये एक साइंस है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फंड मैनेजमेंट, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर कोई अपने कारोबार को 4 चाँद लगाना चाहता है, तो वो इसी सूरत में लगा सकता है कि अगर वो फंड मैनेजमेंट जानता है कि किस तरह से होती है। चाहे वो उसका बिज़नेस इक्विटी बेस्ड हो, चाहे उसमें इक्विटी प्लस फाइनेंसिंग हो, दोनों सूरतों के अंदर अगर वो अपने फंड्स को बेहतरीन मैनेज करता है, तो वो बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंसिंग क्यों ज़रूरी है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बल्कि इससे भी पहले मैं बहुत इनिशियल बात ये करना चाहता हूँ कि फाइनेंसिंग का क्या रोल है हमारे कारोबारी तबकात के साथ, क्यों लेते हैं, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपने आप को पहले समझते हैं, देखिए मैं बहुत ही बुनियादी, चूँकि ये आम इंसान शो है हमारा और हर तरह के हमारे दोस्त अहबाब आम इंसान इसको सुनते हैं, तो मैं बहुत ही बुनियादी पॉइंट से इसको शुरू करना चाहता हूँ कि इंसान सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हेल्थ की तशख़ीस करे कि मैं अगर कारोबार करने जा रहा हूँ, तो मेरी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? मैं जो कारोबार करने जा रहा हूँ, उसकी प्लानिंग जो है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, वो क्या-क्या है? क्या मैं अपने अवेलेबल फाइनेंस के साथ वो कारोबार कर सकता हूँ? अगर वो कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और अगर
वो अपने बिजनेस पे तो महारत रखता है, लेकिन उसको इसकी वजह से कुछ हर्डल्स आ रही हैं, तो फिर जो बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसके पार्टनर होते हैं। जब ये कंसेप्ट कोई भी कारोबारी हजरात हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेसमैन भी जो कारोबार कर रहा है, वो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज या कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उन्हीं की मदद के साथ वो कर रहा होता है। तो इस बात को समझना इंतहाई जरूरी है कि अगर आपके साथ कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम एनबीएफआई कहते हैं, वो मिलके काम कर रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं। जब ये मैकेनिज्म कोई भी बिजनेसमैन समझ जाता है, तो फिर उसको सही डायरेक्शन में काम करना आसान हो जाता है। अब कोई भी पार्टनर है जो आपके साथ कारोबार कर रहा है, वो हमेशा विन विन सिचुएशन के अंदर आपके साथ मजीद देर तक चल सकता है। अगर उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को किसी तरह का दांव लगाना चाहे, चीट करना चाहे, नुकसान कर देना चाहे उसको और खुद ज्यादा कमाई करना चाहे, तो ये विन विन सिचुएशन नहीं होती और एट द एंड दोनों नुकसान में चले जाते हैं। ये मैंने तमहीद के साथ बात इसलिए की है कि सबसे पहले इस आइडियोलॉजी को समझना इंतहाई जरूरी है। दूसरी बात कि अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं कारोबार के और आप समझते हैं कि मैं इस बिजनेस को 4 चांद लगा सकता हूँ, अगर ये मेरे पास पैसे हों, फंड्स हों, मेरी इक्विटी थोड़ी है, वो इस बिजनेस को नहीं कर पा रही है और वो फंड मैनेजमेंट मुझे किसी ज़राए से मिल जाए, तो मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। तो उसकी प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, कॉस्ट की फिजिबिलिटी होनी चाहिए, अपने कारोबार की फिजिबिलिटी होनी चाहिए। से कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करूं, उसकी क्या कॉस्ट होगी और वो मार्केट में जाके किस रेट पे बिकेगा, क्या प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर गेन होंगे, एट द एंड क्या प्रॉफिटेबिलिटी उस पे गेन होगी कि मेरा जो कारोबार है, वो जो मैंने फाइनेंसिंग ली हुई, जो मैंने फाइनेंशियल पार्टनर साथ किया हुआ है, उसके हिस्से का भी मैं उसको प्रॉफिट दे के मुझे कुछ बचते हूँ। अगर वो उसकी वर्किंग ठीक है, तो ही वो प्रॉफिटेबिलिटी में होगा। अदरवाइज अगर वो पैसे कमा के बैंक को दिए जा रहा है और उसको उतने भी पैसे नहीं बच रहा है जितने वो इक्विटी बेस्ड काम करने के ऊपर बचा रहा था, तो फिर ये इतना लंबा चौड़ा काम करने का उसको कोई फायदा नहीं। जी जी, एक आपने अभी टर्म इस्तेमाल की है इक्विटी बेस्ड, तो इसको सादा ज़ुबान में ज़रा नाज़रीन के लिए जो आम हमारे लोग हैं, उनके लिए सादा ज़ुबान में बताएं या समझा दें कि ये इक्विटी बेस्ड बिजनेस जो है ये क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल जी। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा किया कि हम अल्फाज को आसान करते रहा करें, ताकि हमारे जो समझ आने वाले लोग हैं वो कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी, कई दफ़ा हमारी आदत होती है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की या कई दफ़ा मजबूरी होती है, क्योंकि हमें आदत के मुताबिक वो हम समझते हैं कि शायद सबको इस बात का पता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं भी होता। तो वो उस बात को मज़ीद सलीस कर लिया जाए तो ज़्यादा आसान है। इसके मायने वेरी सिंपल है। इक्विटी कहते हैं कारोबार में वो पैसा जो कारोबारी हजरात का अपना लगा होता है। इसको सेल्फ फाइनेंस भी कहते हैं कि वो पैसा जिसके साथ उसने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है, उसने अपना पैसा लगाया। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने पैसे के साथ कारोबार करते हैं और ये एक बेहतरीन तरीका है कारोबार करने का, क्योंकि उसका नफा नुकसान हर तरह से उसको मैटर करता है। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो फाइनेंसिंग है या जो लोन लेना है, ये कहाँ से लोन मिल सकता है? कौन-कौन से ऐसे इदारे हैं या और ऐसी जगह हैं जहाँ से हम लोन ले सकते हैं? मैं एक पार्ट आपके क्वेश्चन के पीछे मिस कर गया, जानबूझ के मैंने आंसर इसलिए नहीं किया था कि मेरी बात ना बहुत लंबी हो गई थी।
कई दफा लंबी बात होने से भी बात समझ नहीं आती, वो रिदम टूट जाता है सुनने वाले का। तो आपने पिछले सही। सवाल में एक हिस्सा सवाल का भी ये था कि फाइनेंसिंग की कौन-कौन सी किस्में होती हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं उसका आपको जवाब दे दूँ, फिर मैं आपको सोर्सेज़ का भी जवाब दे दूँगा कि इसके क्या-क्या सोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो जी, ज़रूर। फाइनेंसिंग की पाकिस्तान में बेतहाशा किस्में हैं। हम आम तौर पे जिस किस्म से वाकिफ होते हैं, वो ऑटो फाइनेंस, कार इजारा, कार लीजिंग, इसके साथ बड़े हम फ़ैमिलियर होते हैं, क्योंकि ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले अल्फ़ाज़ हैं और बड़ा फ्रीक्वेंटली लिया जाने वाला प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये कंसेप्ट जब सिटी बैंक पाकिस्तान में आया, तो वो लेकर ज़्यादा आया था, जो सिटी बैंकर्स थे, चूँकि वो अमेरिकन बैंक था और अमेरिकन स्टाइल में काम करता था, तो अमेरिकन स्टाइल में कंज़्यूमर के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। तो वो कार फाइनेंसिंग कंज़्यूमर को और इंडिविजुअल बेस्ड ज़्यादा की जाती थी। लेकिन असल फाइनेंसिंग ये नहीं है, समझा जाए कि ये एक ज़रूरत के तहत एक छोटा प्रोडक्ट होता है। असल जो फाइनेंसिंग है, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। अ, वो फाइनेंस होता है, मैं इसको आसान करता हूँ चूँकि कई दफ़ा मजबूरी में हम बोल रहे होते हैं टर्म्स। वो फाइनेंस होता है जिससे आप अपना कारोबार करते हैं, जिससे आप फैक्ट्री चलाते हैं, जिससे आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे आप कोई रॉ मटेरियल लेते हैं, जिससे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो कॉर्पोरेट फाइनेंस असल चीज़ है। और ज़्यादातर जिस चीज़ में ये कॉर्पोरेट फाइनेंस यूज़ किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर मशीनरी वगैरह फाइनेंस की जाती है। क्योंकि वो एक इक्विपमेंट होता है और जो फाइनेंसर होता है वो उसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इक्विपमेंट बेस्ड फाइनेंसिंग हो रही होती है और उसको खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म का नॉन परफॉर्मिंग लोन एनपीएल जिसको कहते हैं या कर्जा वापस ना हो रहा हो, मैं आसान कर रहा हूँ बात को, कि अगर उस सूरत के अंदर वो अपना एसेट जो है उसको वापस ले सकता है, रिपोजेस कर सकता है, उठा के ले जा सकता है, किसी और को बेच के पैसे पूरे कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं इस तरह की फाइनेंसिंग में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं। और असल चीज़ भी ये है, जो आगे चल के हम मज़ीद इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि अगर आप कोई पैसा ले रहे हैं, तो क्या वो जो चीज़ आपने ली है, वो आपके लिए सिर्फ एक्सपेंस क्रिएट कर रही है या उससे आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है? तो वो बेहतरीन फाइनेंसिंग है अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है और वो बदतरीन फाइनेंसिंग है अगर वो सिर्फ आपकी स्टेटस को अपडेट कर रही है या आपके लिए एक्सपेंस क्रिएट कर रही है। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर कोई फाइनेंस हमारे लिए प्रॉफिट नहीं ला रहा, हमारे लिए मुनाफा बख्श नहीं है, तो वो हमारे लिए बुरा फाइनेंस है। और अगर हमारे लिए वो प्रॉफिट ला रहा है, हमारे लिए फायदे ला रहा है, हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद दे रहा है, तो वो अच्छा फाइनेंस है। जी, मैं जी। इसमें बुनियादी तौर पे 1-2 चीज़ें आपके साथ इसलिए भी शेयर करना चाहता हूँ। आपको माशाल्लाह बहुत सारे लोग सुनते हैं और आपका प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड भी सुन रहे हैं, लाइव भी यूट्यूब के ऊपर सुन रहे हैं। बल्कि अगर इस वक़्त जो हमारे दोस्त अब आप सुन रहे हैं, उनका भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी कर सकते हैं, उसको भी हम आंसर करेंगे। इंशाल्लाह बेस्ट आंसर जो होगा, जिसमें सबका फ़ायदा होगा। असल मकसद भी यही है कि जो लोग ये फाइनेंस अवेल करना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और जो लोग इसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बैंक्स के अंदर या एनबीएफआईज़ के अंदर नए-नए आए होते हैं और वो ये कारोबार करना चाहते हैं, सर्विसेज़ देना चाहते हैं, वो भी इन इनिशियल चीज़ों के साथ उनकी मालूमात अपडेट हो जाए, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इस सोसाइटी के लिए बेहतरी का काम करें। जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि दोनों का फ़ायदा हो रहा हो। क्योंकि सेल्स वालों के लिए एक बड़ी गलत सा डायलॉग इस्तेमाल किया जाता है कि ये अपनी एक बोटी के लिए किसी की गाय ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं जिसके साथ कारोबार कर रहा हूँ, आज अगर थोड़ा भी मुझे उससे प्रॉफ़िट हो रहा है,
लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेरे साथ एसोसिएट हो जाता है, तो फिर वो वक्तन फवक्तन कई बार उससे मुझे प्रॉफिट होता रहेगा, वो डील ज्यादा मुफीद है। बिल्कुल सही। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, और ये जानना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं जो हमें आपको लगता है कि जिनके फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, और उनको अगर फाइनेंसिंग मिल जाए तो वो उस फाइनेंसिंग का, उस फंड का, उस लोन का, उस पैसे का सही और मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं, और किन लोगों को नहीं देनी चाहिए? अगर एक ही रो में ये दोनों सवाल हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि काफी हम करीब हो जाएंगे अपने टॉपिक पे। मैं आपको बैंकर्स डेफिनेशन सुनाता हूँ कि बैंकर्स होते क्या हैं, उससे बहुत सारे सवालों का भी जवाब मिलेगा। ये बड़ा एक मजाया सा आंसर है इसका कि बैंकर्स आर दोज पीपल हु गिव मनी टू दोज पीपल हु डजंट नीड मनी। मैं उर्दू में इसको कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स उर्दू समझने वाले होंगे कि बैंक्स ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए होता। बड़ा अजीब सी बात है कि पैसा तो उनको दिया जाना चाहिए जिनको पैसा चाहिए होता है। तो जी, मैं इसमें मजीद एक मज़ा वाली बात आपको सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त लाहौर में इकबाल टाउन में रहते थे, उनका ऑफिस गुलबर्ग में था। तो वो जिस रास्ते से बात रोड से जाते थे, वहां एक फटान की इंस्टॉलमेंट की दुकान थी। तो वो वेस्पे पे गए तो पता नहीं क्या उनको शरारत सूझी कि फटान के पास वो रुक गए और वेस्पा खड़ा किया और उसके पास जाके पूछा कि खान साहब तुम क्या देती है? उसने कहा कोचा हम क्या देती है क्या नहीं देती हमें नहीं पता, लेकिन हम तुमको कुछ भी नहीं देती। तो मैं आज से कोई 15-20 साल पहले उन्होंने मुझे बात सुनाई, मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में ये डायलॉग यूज करता हूँ कि वो जो खान साहब थे वो एक बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। उन्होंने उन साहब को वेस्ट पे से उतरते हुए देखा तो उन्होंने उसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर दिया कि भाई जो वेस्ट पे बैठा हुआ है वो उसका अपना फाइनेंस जो है वो कितना बेहतर है, और मैं जो इसको एसेट दे दूंगा उसकी रिटर्निंग कैसे होगी। तो बैंक्स जो हैं ये हकीकत है कि उन लोगों को पैसा देते हैं जिनके पास अपना कारोबार करने के लिए इनफ पैसा होता है। यही चीज असल समझने की है कि जब उनके पास इनफ पैसा होगा तो एक तो वो उस पैसे के दुख दर्द को समझते हैं कि अगर उस पैसे के साथ कारोबार किया जाए तो कौन सा किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी वाला है या नहीं है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी वाला नहीं होगा तो जो रिटर्न करना है पैसा वापस, वो पैसा अगर रिटर्न किया और प्रॉफिट ना हुआ तो प्रॉफिट की बजाय हम लॉस में चले जाएंगे। जैसे 90s के अंदर जो टेक्सटाइल सेक्टर था उसको बैंक्स ने बहुत फाइनेंसिंग की और टेक्सटाइल सेक्टर में उस फंड्स को सही पार्क नहीं किया, सही लोकेट नहीं किया, सही जगह नहीं लगाया। हुआ ये कि जो पैसा उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, वीविंग के लिए और ऐसी जरूरतों के लिए दिया गया, उन्होंने उनसे पजायरोज खरीदी। उस वक्त 90s के अंदर अगर आपको याद हो तो पजायरो कल्चर बहुत होता था, और किसी बंदे ने भी अगर टेक्सटाइल लगाई हुई है तो वो किसी भी जात से ताल्लुक रखता है, चाहे वो दुग्गल साहब हो, चाहे वो राजा साहब हो, तो वो मियाँ साहब हो जाते थे। टेक्सटाइल अगर आपकी लगी हुई है तो आप एक मियाँ साहब हैं, ये उसकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बन जाती थी। अब उन्होंने वो मिस यूज ऑफ फंड किया। फिर बहुत जल्दी 90s के बाद अर्ली 20s के अंदर बैंक्स ने ये चीज रियलाइज की कि अंदर से इसकी मॉनिटरिंग होगी कि जो पैसा हम दे रहे हैं अगर वो उस काम के लिए नहीं लग रहा है तो वो वापस रिकॉल कर लेते थे, वापस मांग लेते थे पैसा। अब ये सारी एक्सरसाइज बताने का या करने का मकसद क्या है कि वो लोग जो कारोबार करना चाहते हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी बनाना चाहते हूँ, फंड्स को सही लोकेट करना चाहते हूँ, हमेशा उन्हीं को पैसा देना चाहिए
اور ہمیشہ انہی کو پیسہ لینا چاہیے. کیوں کہ اگر کوئی بندہ اگر انیشل سٹیج کے اوپر ہے، وہ بزنس کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ لاسز کرے گا. انیشل سٹیج بزنس کے اوپر کبھی لون نہیں لینا چاہیے. لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اگر کاروبار ابھی شروع بھی نہیں کیا اور وہ لون کی فیزیبلٹیز بنا لیتے ہیں کہ جی ہم اس میں اتنا لون لیں گے، اس لون سے ہم یہ کاروبار کریں گے، اس سے اس کی یہ ریٹرننگ ہوگی، اس کی یہ پروفٹیبلٹی ہوگی. وہ کاروبار اکثر ڈوب جاتے ہیں. جو لوگ پہلے کاروبار اپنے پیسے سے کرتے ہیں، جس کو ہم ایکوٹی بیسڈ بزنس کہتے ہیں، وہ اپنے بزنس کو انیشل پرابلم سے نکال چکے ہوتے ہیں. ایک سٹینڈ والی پوزیشن پہ وہ بزنس آ چکا ہوتا ہے. اب انہوں نے ایکسپینشن کرنی ہوتی ہے، ٹیک آف کرنا ہوتا ہے، اپنے جہاز کو انہوں نے لے کے بلندیوں پہ جانا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر وہ پارٹنرشپ بینک کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے ہم نے بہت شروع میں بات کی، بینک کاروبار میں آپ کا پارٹنر ہے، تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے. اور جو لوگ انیشل سٹیٹ کے اوپر یہ سٹیپ لیتے ہیں، ابھی وہ نئے نئے کاروبار میں آئے ہیں، اس کے نشیب و فراز نہیں جانتے، اس کا ریسیشن پیک ان کو نہیں پتا، کسی ایک کرائسس سے نہیں گزرے ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. اور اس سٹیج کے اوپر اگر وہ فنانسنگ بھی ساتھ لے لیتے ہیں تو وہ اوور برڈن ہو جاتے ہیں. جی ناظرین، محترم منیر حسین دگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں قرضوں کے اوپر، لونز کے اوپر، ان کی کیا امپورٹنس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں، اور آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو بھی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. راجہ صاحب میں منیر، ایک کام کیا کرتا ہوں، آپ کی بات کو تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں، ایڈ کر دیتا ہوں، پھر آپ سوال کر لیجیے گا. میں کئی دفعہ میں چونکہ میرا تعلق سیلز کے ساتھ ہے، میں فائنینشیل اینالسٹ بھی ہوں الحمدللہ، میں فنڈ مینجمنٹ بھی کرتا ہوں اور میں سیلز ایکسپرٹ بھی ہوں فائنینشیل انسٹرومنٹس کا. تو جو جن کا تعلق سیلز کے ساتھ ہوتا ہے نا، ان کو ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سیل جنریٹ کرنی ہوتی ہے، کلوز کرنی ہوتی ہے اور ٹارگیٹ میٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، یہ لوگ 1-2 سال بھی برداشت نہیں کرتے اور وہ فیلڈ چینج کر جاتے ہیں. تو مجھے اس فیلڈ کے اندر 24-25 سال ہو گئے، بلکہ اس سیلز کی فیلڈ کے اندر مجھے 27 سال کم و پیش ہونے والے ہیں. تو ہم کبھی اس سے نہیں گھبرائے. تو میں جب جاتا ہوں کہیں سیل کلوز کرنے کے لیے، اور اگر مجھے وہاں پہ یہ شک پڑے کہ میں اپنی سیل تو اٹھا لوں گا، لیکن جس کو میں فنڈ دے رہا ہوں یہ اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے، تو میں بالکل کلوزنگ کے اوپر بھی ہوں تو میں وہ سیل ریٹرن کر دیتا ہوں. اور میں جس کو سیل دینے گیا ہوتا ہوں وہ اس وقت بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میرے فنڈز مل رہے ہیں، لیکن اس کو میں بٹھا کے ریل پکچر دے دیتا ہوں. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں، میرا اس میں فائدہ ہے، آپ کا اس میں نقصان ہے. اور اگر میں نے اپنے فائدے کو دیکھا اور آپ کے نقصان کو نہ دیکھا تو آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے. اور اگر آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے تو ایک بار تو ہم آپ کے ساتھ کاروبار کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے حالات آپ کے ساتھ خراب ہوں گے اور آپ کے حالات بالکل ہی خراب ہو جائیں گے. آپ کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اتنا بڑے لاسز آپ کو آئیں گے. تو وہ اس وقتی طور پہ اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے، وہ بڑا ڈسہارڈ ہوتا ہے. اور کئی دفعہ وہ کہہ رہتا تھا نہیں 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 دگل صاحب آپ نے صحیح نہیں اندازہ لگایا، ایسا نہیں ہے، وی کین مینج. تو کبھی کبھار میں اس کی بات مان بھی لیتا ہوں اور بعد میں جو رزلٹ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن اکثر میں بات مانتا ہوں. اس پہ وقتی طور پہ کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لائف ٹائم میرے فرینڈز ہوتے ہیں. اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب وہ رائٹ سائز رائٹ پوزیشن میں آتے ہیں تو میں ان کو فنانسنگ دوبارہ خود جا کے دے دیتا ہوں، اور پھر ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ بڑے مشکور ہوتے ہیں. میں حقیقت بتاؤں، کئی دفعہ کئی شادی بیاہ کے اوپر میرے گھر والے بھی میرے ساتھ، کلائنٹ ہمیں انوائٹ کرتے چلے جاتے ہیں، تو میرے گھر والوں کے سامنے یا اپنی فیملی کے سامنے وہ اس طرح سے مجھے انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ کئی دفعہ احساس ہوتا ہے کہ جتنا فرشتہ صرف انسان یہ ہمیں سمجھ رہے ہیں، ہم اتنا فرشتہ صرف انسان نہیں ہے. وہ اتنا مشکور ہوتے ہیں اور اتنی ہماری تعریف کرتے ہیں ان کے سامنے کہ آج میں جس لیول پہ پہنچا ہوں اس کے اندر ان کا کردار ہے.
انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، انہوں نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا ہے، تو اس وقت انتہائی دلی خوشی بھی ہوتی ہے ایک اندر ہی اندر. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے تو نے ہم سے صحیح فیصلہ کرایا ہے، کیونکہ فنڈ مینجمنٹ کے اندر آپ کا رائٹ ڈیسیژن جو ہے ڈز میٹر. بالکل صحیح، بہت ہی کارآمد بات کی آپ نے، بہت عمدہ جملے تھے. اور کاش سارے ہمارے بینکرز جو ہیں وہ ایسے ہی ہو جائیں اور صحیح فیصلے کریں، جو ضروری ہیں وہ فیصلے کریں. میں نیکسٹ جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی وجہ سے فلاپ ہو جاتے ہیں، ان کا پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے، وہ کاروبار میں ناکام ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تو اپنے فائنینس کو بینک یا دوسرے ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے ریکور کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایسے کیا ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے جو بندہ فائنینشلی ایکسپائر ہو گیا اس سے بھی وہ اپنے فنڈ جو ہے وہ نکلوا سکیں، اور اپنے لاس کو وہ بینک جو ہے یا وہ دوسرے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے سیف گارڈ کرتے ہیں؟ ویسے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت کے ساتھ کہ اکثر اوقات ہماری سوچ یہی ہوتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم اپنے رسک کو فلی کور کر لیں اور اپنا جو فنڈز ہیں ان کو سیکیور کر کے کھیلیں. اور کئی دفعہ اس کے اندر ہم ظالم سماج لوگ بن جاتے ہیں. لیکن پریکٹیکل نہیں ہے یہ بات. پریکٹیکل یہ ہے کہ اچھے بینکرز ایسا نہیں کرتے، اور جو اچھے بزنس مین ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے. جو جب بزنس مین کسی وجہ سے کرائسس میں چلا جاتا ہے تو ایک یہ نیچرل بات ہے، کاروبار کیا، وہ کسی بھی وجہ سے ڈاؤن فال چلا گیا، کیونکہ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. تو جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس نے کچھ ایسی غلطیاں کرتا ہے وہ جس کی وجہ سے اس کو نیچے جانا پڑتا ہے. تو وہ جب نیچے چلا گیا ہے تو ایک تو اس کو اپنی تشخیص اس وقت کرنی چاہیے کہ مجھ سے کہاں کہاں کیا کیا غلطی ہوئی، اور پھر فوراً اس کا دماغ خراب نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید ٹھیک ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ ایک پارٹنر ہے. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ فنانسر وہ نہیں یہ جس طرح سے ہم نے سوچا کہ بس پیسے لینے ہیں، کھانا ہے، ڈکار جانا ہے، واپس نہیں کرنا، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب چیزیں بدل گئی ہیں، چینج ہو گئی ہیں، رویے، عادات، ساری چیزیں چینج ہو گئی. تو وہ یہ سوچے کہ میرا جو پارٹنر ہے اس کو میں نے رائٹ سائز جو پرابلم ہے وہ بتانی ہے، ایکچولی پرابلم جو ہے وہ بتانی ہے، ان سائڈ جو غلطی ہوئی ہے وہ بتانی ہے، جہاں میں اٹک گیا ہوں، جہاں پھنس گیا ہوں وہ شیئر کرنی ہے. اور پھر جب وہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے بینکر کے ساتھ ریل پکچر دیتا ہے تو آگے بھی اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ مینج کرتا ہے، اس کو مزید پساتا نہیں ہے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اچھے بینکرز ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک بہت پرائم اگزامپل ہے ڈاکٹر یونس صاحب، جو بنگلہ دیش میں جنہوں نے مائکرو فائنانس کے اوپر بہت کام کیا. انہوں نے تو انتہا کر دی اس مثال کی کہ وہ اکثر مچھیروں کو پیسہ دیتے تھے. آپ سمجھتے ہیں جو حالات بنگلہ دیش میں ہوتے تھے کہ مچھیروں کو پیسہ دیا، ادھر سے سیلاب آ گیا، ان کا سب کچھ اجڑ جاڑ گیا. اب انہوں نے پیسے واپس کرنے ہوتے تھے اور وہ بڑے پریشر میں ہوتے تھے کہ پاس کچھ نہیں ہے، قرضوں پیچھے دبے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ ٹینشن فری ہو جائیں کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے. تو سوچئے ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی ہوگی. اس کے بعد ایک کام وہ کرا کرتے جو بڑا ہی عجیب و غریب ہے. وہ کہا کرتے کہ یار جو پیسے آپ کو دیے تھے اس میں آپ کا کیا قصور، طوفان آیا بہا کے لے گیا، اب میں آپ کو دوبارہ پیسے دوں گا، آپ اس سے دوبارہ سے بزنس کریں گے، آپ اس کو سٹینڈ کریں گے. اور اس وقت وہ انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں نان بینکنگ فائنینس انسٹیٹیوشنز مائکرو فائنانس کیٹیگری کے اندر. دنیا بھر سے ان کو بے تحاشا اوارڈ دیے گئے. انہوں نے لاس نہیں کیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس ایکٹیویٹی سے لاس کیا ہے، نہیں، انہوں نے
वो इत्मीनान अपने मछेरों के अंदर डेवलप कर दिया कि उनकी सोच डिफॉल्ट की तरफ जाती ही नहीं थी। जब उनके साथ 1, 2, 3 बार ऐसा उन्होंने जाके किया, तो उन्होंने कहा जी कुछ रहे ना रहे, हमने जितने भी कर्जे लिए हुए हैं, हम उनको पूरे का पूरा वापस करेंगे और हम मज़ीद मेहनत करेंगे, हम मज़ीद कमाई करेंगे। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए ये एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है हमारे बैंकर सेक्टर के अंदर भी और कारोबारी हज़रात के लिए भी, कि अगर आप विन-विन करके चलना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर एक कर्ज दहिंदा के तौर पर मेरा जो बिजनेस है वो नाकाम हो गया है और मैं अब अपने फाइनेंसेस भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मुझे बैंक को जो पे बैक करना है उसके लिए मुझे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं अपने आप को बहाल भी रखूं, अपने आप को डिप्रेशन में ना ले जाऊं, परेशानी में ना ले जाऊं, और जो ये जो बैंक का लोन है ये भी सही तरीके से अदा हो पाए, और उसमें क्या रिलैक्सेशंस होती हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है, और मुझे क्या करना चाहिए एक जो लोन पहले तो मैं लेकर रिलैक्सेशंस बता देता हूँ। पहले मैं जो रिलैक्सेशन होती है उसमें चूंकि ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना लोग, तो पहले वो मैं बता देता हूँ कि अगर वो इन रियल पिक्चर क्राइसिस में आ गया है, तो वो अपने इंस्टीट्यूशन के पास जाए, तो वो उसको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। पहले तो यहाँ सुकून वाली बात करते हैं, जिससे लोग जरा थोड़ी सी उनको सपोर्ट मिल जाती है। तो जो अच्छे बैंकर्स हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनको रियल पिक्चर देखते हैं, क्या हुआ क्या है, इनके साथ कोई अनहोनी हो गई है, या ये ड्रामा कर रहे हैं, या ये मेकअप कर रहे हैं। वो जो भी उस सिचुएशन में उनकी फाइंडिंग्स होती हैं, उन फाइंडिंग के मुताबिक वो फैसला लेते हैं। तो सबसे पहली सिचुएशन तो यही है कि अगर वाक़ई उसके साथ ऐसा हुआ है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सका, नीयत उसकी साफ थी, करना वो चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है, उसका टेन्योर बढ़ा दिया जाता है, या कभी-कभार उसको मज़ीद फंड भी मिलते हैं कि इस फंड को, इसको आम ज़ुबान में ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं, कि एक पुल बाँध दिया, उसको क्राइसिस से टपाना है उसने, गुज़ारना है उसने। तो ऐसा भी अच्छे बैंकर्स करते हैं, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि चूंकि बैंकर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं बिजनेस के, तो वो देखते हैं कि इनसे कहाँ गलती हुई है, जिस एरिया में उनसे गलती हुई है उसमें उनकी सपोर्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए मैंने कई क्लाइंट्स के ऊपर जाके रिकवरी के ऊपर ट्रेनिंग सेशंस किए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब। हाँ, बिरयानी ज़रूर उन्होंने मुझे भी खिलाई और जिनको ट्रेनिंग मैंने दी उनको भी खिलाई, और उससे बड़ा फ़ायदा वो मेरी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। तो मुझे ये नज़र आया कि ये मुझे पैसे इसलिए नहीं दे पा रहा है कि इनको ये कहीं रिकवरी में स्टक है। तो मैंने जब सिचुएशन समझी तो मैंने खुद से उनको ऑफ़र किया। मैंने कहा जी आप अपने जो रिकवरी के लोग हैं, उनको आप इन्फॉर्म कर दें कि फलाँ दिन मैं ऑफ होता हूँ, मैं आ जाऊँगा आपके ऑफ़िस और वो लोग अवेलेबल रहें। मैं इंशाअल्लाह उनको 1-2 घंटों के अंदर बेसिक चीज़ें बता दूँगा कि किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने अरेंज करवाया, मैं गया, मैंने उनको 2-3 दफ़ा 3 छोटे-छोटे पार्ट्स में करके उनको ट्रेनिंग मैंने दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इनिशियल प्रॉब्लम जो थे वो सॉल्व कर लिए। एक ये भी उनकी एक्सपर्टीज़ होती है कि देखो प्रॉब्लम कहाँ हुआ है और उसको बेहतर किया जाए। तीसरी बात मैं करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी कोई इंसान क्राइसिस में गया है, तो वो मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि ये क्राइसिस का सारा भार मैं बैंक में डाल दूँ। इसका सारा लॉस मैं बैंक को बुक करवा दूँ और मुझे कोई लॉस ना आए। जो मेरी इक्विटी है, जो मेरा पार्ट है, जो मेरे कारोबार है, जो मेरा अय्याशियाँ हैं, वो उसी तरह से चलती रहें। तो ऐसा नहीं होता। जो आपने सवाल किया था कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए उस सिचुएशन के ऊपर, ये मैं हूँ या आप हैं, जब मैं क्लाइंट हम हैं,
बैंक से हम डील कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले हम बैंक को सिक्योर करें। जब हम बैंक को सिक्योर करते हैं तो बैंक का ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत बढ़ता है। मेरे पास चूंकि थाने के एसएचओ की तरह बहुत सारी स्टोरीज होती है, तो मैं प्रैक्टिकल स्टोरियां आपको सुनाता हूँ कि मेरे एक बहुत बड़े क्लाइंट थे जिन्होंने नेशनली बिजनेस अवार्ड्स विन किए हुए थे। किसी वजह से वो बुरी तरह क्राइसिस में गए कि वो बैंक करप्ट होने ही वाले थे। मुझे उन्होंने 1-2 दिन पहले फोन किया, मुझे बुलाया। मैंने कहा जी देखो आपसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, आप बुरे वक़्त में भी हमारे साथी थे और अच्छे वक़्त में भी साथी थे। बुरा वक़्त हम पे दोबारा आ चुका है। हम 2-4 रोज़ हफ़्ता 10 दिन के अंदर बैंकरप्ट होने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आपकी लायबिलिटी है, वो हमारे ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, वो हम आपको पूरी की पूरी पे कर दें। उनकी बड़ी मेहरबानी, मैं बहुत मशहूर हुआ उनका और उन्होंने वाक़ईतन 100% मुझे पे ऑफ कर दिया। उसके बाद वो क्राइसिस में चले गए, बैंकरप्ट हुए, डेफिनिटली बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी उसके में अंदर आई। अब उन्होंने जो मेरा ट्रस्ट बहाल किया, उसका फायदा उनको क्या हुआ कि ऐसे लोग जो होते हैं उनमें सक्कत होती है बाउंस बैक करने की, दोबारा बिजनेस सेटअप कर लेने की। तो उन्होंने जब दोबारा बिजनेस सेटअप किया, तो जिन को वो नहीं मैनेज कर सके थे, ट्रस्ट बहाल नहीं जिनका कर सके थे, उन्होंने उससे दोबारा कारोबार नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने खुशी-खुशी उनसे कारोबार किया। मैंने कहा इन्होंने हमें क्राइसिस के वक़्त पे हमें मैनेज किया। तो इस वक़्त ये दोबारा से सर उठा रहे हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो अभी हमने इनको सपोर्ट करना है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो ट्रस्ट एक-दूसरे का बिल्ड करती है। बात यही है कि जब इंसान की नीयत साफ होती है, जहाँ कहीं गलती होती है उस गलती को वो फाइंड करता है और उसका वो तदारक करता है जब, तो वो अ, अपने बुरे वक़्त को जल्दी कवर कर लेता है, छोटा कर लेता है और अच्छे वक़्त को वो देर तक स्ट्रेच कर लेता है। क्योंकि ये तो कानून कुदरत है कि अच्छा वक़्त भी आना है और बुरा वक़्त भी आना है। ये अल्लाह ने आपको इख्तियार कर रखा है कि आप अपने बुरे वक़्त को कितना छोटा कर सकते हैं और अपने अच्छे वक़्त को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत आला, बहुत खूब। मैं आखिर में एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो भी लगे हाथों आपसे पूछ लूँ। वो सवाल ये है कि हमारे पास मुल्क में बहुत से नौजवान स्टार्टअप्स हैं जो कोई ना कोई बड़ा मंसूबा दिमाग में लेके फिर रहे हैं और उनके पास मंसूबा होता है, प्लान होता है, फाइनेंसिंग नहीं होती। तो वो बेचारे मारे-मारे फिरते हैं। तो बैंक क्या किस नज़र से देखते हैं इन लोगों को जो जिनके पास तजर्बा तो ज़ाहिर है अब नहीं है। उनके पास एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है जो सम टाइम किसी प्रोफेशनल ने बनाई होती है, सम टाइम उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके किया होता है या कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत 6 महीने 1 साल उसके ऊपर काम किया होता है तो उन्हें अंदाजा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके पास कुछ होते हैं। तो बैंक जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट नजर से देखता है और क्या इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंस चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात आपको बताऊँगा चूँकि मैं प्रैक्टिकली एक लंबी उम्र से इस फील्ड के साथ हूँ। जो पहले दिन वो फिजिबिलिटी उठाकर फिर रहे होते हैं, वो तो फ़ज़ूल तरीन चीज़ होती है। उसका मकसद सिर्फ़ कर्ज़ा लेना होता है। और मैं मोस्टली जानता हूँ कि वो लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। उसको बनाने वाला कोई और होता है और वो बिल्कुल रेडीमेड चीज़ें होती हैं और वो लोगों का मकसद सिर्फ़ पैसा लेना होता है। वैसे हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई गई वो सब लोग अपने वोट बैंक क्रिएट करने के चक्कर में ऐसे प्रोडक्ट जरूर लेके आते हैं और बिल्कुल लेके आने चाहिए। मैं बिल्कुल इस सोच का भी हामी हूँ। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो इनिशियल स्टेज के ऊपर लोग कारोबार लेते हैं और फिर बिजनेस करते हैं, उनकी रेशियो सक्सेस की वजह से बहुत कम होती है। वो अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं और वो ऐसा प्रेशर होता है कि उसके बाद वो सारी उम्र दोबारा बिजनेस का नहीं सोचते, क्योंकि वो एक दफा ऐसा धचका हमको लगता है
कई लोगों के घर मोर्टगेज हुए होते हैं, वो घर चले जाते हैं, या कोई और एसेट उन्होंने बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने बनाया होता है, और उस वक्त उनके बच्चे इंसिस्ट करके, जिद करके वो उसको गिरवी कहीं रखवा देते हैं बैंक के पास, और उसके अगेंस्ट कर्जा ले लेते हैं, और उनके जो प्लान्स होते हैं वो चूंकि पुख्ता नहीं होते, तो वो कामयाबी उसमें बहुत कम होती है। हाँ, कुछ लोग उसमें ऐसे जरूर हैं जिनके इरादे भी पुख्ता होते हैं, और फिजिबिलिटी भी मोस्टली वो लोग खुद बनाते हैं। वो उसकी सख्तियां भी जानते हैं, और उसके अंदर लूज पोल्स को भी समझते हैं, तो वो लोग यकीनन कामयाब होते हैं। अच्छा, इस वक्त खसूसी तौर पे जो नया ट्रेंड चल रहा है वो ऐसे बिजनेसेस का है जिसके अंदर पैसा कम इन्वॉल्व होता है। वो सोशल मीडिया रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वहां आपका अक्ल सलीम चाहिए, वहां चीज को आपकी लर्निंग होनी चाहिए तो अर्निंग आती है। इसके अंदर पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हाँ निश्चित जरूरत होती है, एक सर्टेन लेवल स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल जिसको कहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, तो वो तो डेफिनेटली उनको करनी पड़ती है, लेकिन वो उतना ही फंड कोशिश करें अपने सोर्स से अरेंज करें। अगर वो नहीं करना चाहते और उनको कोई सोर्स अवेलेबल है, तो वो उस सोर्स से उतना फंड लें जितना मिनिमम से मिनिमम रख सकते हो, ताकि इनिशियल स्टेज के ऊपर उसके ऊपर बर्डन ना आए। जब वो इनिशियली उसकी नीयत और होगी कि मैंने अपने बिजनेस को लेके ऊपर जाना है, मैंने ये पैसे लेके खाने नहीं है, तो उसका सारा ध्यान अपने कारोबार की तरफ होगा। उनका ये जिस तरह से आप 80s और 90s के अंदर देखें, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी ना दहिंदगान की लिस्टें बनी हुई हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, वो स्टेट बैंक से मिल जाती हैं, बैंकों के पास भी अवेलेबल होती है। वो 80s और 90s के लोग हैं जिनके इरादा ये होता था कि मैंने पैसे लेने, खाने हैं और डकारने हैं, मैंने वापस नहीं करने। तो वो लोग ग्रो नहीं किए, उनमें कुछ लोग ग्रो किए, वो हर जगह एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें तबाह बर्बाद हुए, अपने कारोबार भी उन्होंने तबाह किए। लेकिन उसके बाद जो हमारी नई पौध है, इनका एक प्लस पॉइंट है बहुत ज्यादा, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा, और करना चाहिए, उससे उनको अप्रिसिएशन मिलती है। वो ये है कि ये लोग ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हैं कि मैंने ऑन रिकॉर्ड अपना क्रेडिट खराब नहीं करना। ये बिल्कुल सोच अ, उसी तरह से है जो हमारे फॉरेन कंट्रीज के अंदर है, रेटिंग डेवलप करने वाली बात, कि मुझे इंस्ट्रूमेंट है जैसे स्टेट बैंक का सीआईबी होता है, जैसा एक प्राइवेट कंपनी डेटा चेक देती है, कि इन चीजों के अंदर मेरा कहीं नाम ना आए, और ये बहुत अच्छी सोच है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे लोग जो कारोबार करना चाहते हैं और साफ सुथरा करना चाहते हैं, और आपको इनिशियली अपने आप को मजबूत रख रहे हैं, अपने आप को साफ सुथरा रख रहे हैं, उनके ग्रो करने के, एक्सपैंड करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमेशा ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और नई नस्ल हमारी इसके ऊपर काम कर रही है, और बहुत अच्छा लगता है। मैं कई दफा कई ये लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं वो फंड मैं नहीं आप लेता जो मैं मैनेज नहीं कर सकता। आपको ये नहीं लगता कि इस तरह से हम उस टैलेंट को किल कर रहे हैं जो जिसने एक इनोवेटिव आइडिया सोचा, और हम नए जो बिजनेसेस हैं उनको स्टार्ट करने में और उनकी हौसला अफजाई करने में, यानी हम उनको पैदा होने से पहले ही उनका गला दबा देते हैं। तो जी, मैं बिल्कुल आपसे इसका एग्री करता हूँ। जी, जी, रईसन इसका मैं बिल्कुल आपकी जी, जी, आप बात पूरी कर लें, सॉरी बात पूरी कर लें अपनी सर। जी, यही मैं पूछना चाह रहा था कि इसका सलूशन क्या है? जदीद दुनिया में क्या सलूशन है? वो अपने नौजवानों को किस तरह से अपग्रेड करते हैं, किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करते हैं, किस तरह से उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बाद में इंडस्ट्री की सूरत में सामने आते हैं उनकी मेहनत से। तो नए बिजनेसेस जो हैं वो फलते फूलते हैं, तरक्की करते हैं। तो हमारे यहाँ इसका रवाज नहीं है, और जो बाहर की दुनिया है वहां पे क्या स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं? कुछ इस पे थोड़ी सी अगर रोशनी आप डाल सकें। रईसन मैं आपको बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर भगवानपुर में, लाहौर, जहाँ मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ करीब, बहुत करीब यूईटी है, और यूईटी में एक ब्रांच है एचबीएल की।
जो कर्जे हंसना देती है, और आप सुन के हैरान होंगे राज साहब कि उसकी रिकवरी 100% है। और वो रिकवरी पता कब होती है? जब वो लोग पैसा लेके, पढ़ के, नौकरी करके या कारोबार करके ऐसी पोजीशन में पहुंचते हैं और फिर आके उसी पैनी पैनी वो अदा करते हैं। ये बिल्कुल उनका हक है इस नई पौध का, नई जनरेशन का, जिनका अक्ल सलीम भी है, आइडियाज भी हैं, आराध्य भी पुख्ता है, लेकिन ये सिर्फ उनके कि जो आइडिया अपना लेके आते हैं, जो इनोवेशन लेके अपनी आते हैं। ये जो कर्जा लेने का हसूल का मामला है ना, इसके अंदर कोई आइडिया नहीं होता, इसके अंदर कोई पुख्ता इरादी नहीं होती, इसके अंदर बस यही होता है कि ये पैसे मैंने लेने हैं किसी सोर्स से, उसके बाद मैंने कुछ और करना है। तो वो गलत है। अगर हमारे बच्चे, हमारी नई पौध बिल्कुल जेन्युइन इनोवेशन लेके आए, आइडिया लेके आए, उसको हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल उनका हक है, और वही लोग ग्रो करते हैं। और उन लोगों का हक बनता है कि इस सोसाइटी के अंदर वो इनिशियल स्टेज पे इससे कुछ ले, और फिर वो बड़े होके बड़ी ईमानदारी के साथ इसको वापस करते हैं, जैसे मैंने आपको यूईटी के एचबीएल ब्रांच की एग्जांपल दी है। आप जो चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका तल्लक है और आप रोज इन मामलात को देखते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि ये जो बंदा है या ये जो स्टार्टअप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जेन्युइन है और इनका आइडिया भी बेहतरीन है और इनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई हुई है वो भी जेन्युइन है, या दूसरे साइड पे फेक अदादो शुमार के साथ आने वाले लोग जो हैं आप उनको भी चेक करते हैं? तो आपको कैसे पता चलता है, क्या आपके मैयर क्या होते हैं कि आपको कैसे ख्वाब आ जाता है कि जनाब इसको कर्जा देना है और इसको नहीं देना? आपने सबसे जबरदस्त सवाल सबसे आखिर में पूछा, दुखती रग पे आपने हाथ रखा है। देखिए ऐसा, ये तो हमारा बिजनेस है, इसी एक पॉइंट के ऊपर तो हमारा सर्वाइवल है। इसकी तशखीस करना, जिसको हम फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं, ये तो हमारी एक्सपर्टीज है। और फिर भी हमसे ज्यादा एक्सपर्ट चीटर आ जाते हैं ऐसे, जो हमें चीट करके हमारे चेक्स को तोड़ के फिर भी निकल जाते हैं और फिर वो डिफॉल्ट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, और हमारे व्यूअर जो हमें सुन रहे हैं, जब बाद में रिकॉर्डेड प्रोग्राम हमारा सुनेंगे, मुझे 24 साल बैंकिंग में हो गए और 3-4 साल वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गए। मैंने इस 3 पौने 3 दहाइयों के अंदर किसी बिजनेसमैन को अपनी मंजिल मकसूद पे या अपनी तरक्की की राह पे गामजन नहीं देखा, अगर उसका इरादा ठीक नहीं है, नीयत साफ नहीं है और पैसा वापस करने का इरादा वो नहीं रखता। एक बात तो ये है, अगर वो चीट करके हमारे जो चेक्स होते हैं उनको तोड़ के भी निकल जाए, तो भी वो खुआर होता है, और बाद में भी बैंकर्स होते हैं वो सिक्योर, वो अपना पैसा किसी ना किसी सूरत में वापस ले लेते हैं। अब रही बात कि हम कैसे चेक करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे हमें कोर्सेज करवाए जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट चेक्स होते हैं हमारे, उससे हमें उसकी जेन्युइननेस का पता लग जाता है, और लगना चाहिए भी, क्योंकि अगर यही काम हम ना कर पाए तो फिर वो हम अपना फंड सही जगह पार्क नहीं कर पाते, और लॉन्ग टर्म हमारी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है, और असल में सफर फिर सोसाइटी करती है। क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं, वो प्रॉफिट में जाते हैं, तो वो पार्टनर थे जिसके साथ वो भी प्रॉफिट में जा चुका होता है, और अगर वो उन पार्टनर में दोनों में से कोई एक लॉस में जाता है, तो वो सोसाइटी डेवलपमेंट नहीं होती। वो फिर कोई एक चीट करता है, कोई एक अपना फायदा उठाता है, वहां विन विन नहीं होता। तो अगर आप किसी ने विन विन सिचुएशन करनी है, जो कि हर कारोबार का हतमी नतीजा और हतमी मेजरमेंट होती ही ये है कि वहां सोसाइटी डेवलपमेंट कितनी हुई। अब सोसाइटी डेवलपमेंट एक और बहुत बड़ा टॉपिक है, जो आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह कवर कर सकते हैं कि सोसाइटी डेवलपमेंट के मेजर्स क्या है, उसमें होनेस्टी क्या है आई है,
उसमें लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी चेंज हुई है, उसमें और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो कारोबार इस किया गया है इससे सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई है या कुछ गलत हो गया। सोसाइटी डेवलपमेंट पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, मोहतरम मुनीर हुसैन दुग्गल साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने बात की फाइनेंसिंग के ऊपर, कर्जों के ऊपर। कर्जे हमारे कल्चर में बुरे समझे जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाती है कि अल्लाह ताला कर्जों से नजात दे। और कर्जे जो हैं वो अच्छे भी समझे जाते हैं और कर्जे बेसिकली पार्टनरशिप्स होती हैं, जैसे कि मुनीर साहब ने बताया। और कर्जे लेकर बैंक को अपना पार्टनर बनाकर आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं। ये तरक्की सिर्फ शख्सियात की तरक्की नहीं होती, ये इदारों की तरक्की नहीं होती, ये मुल्क की तरक्की होती है। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी और मुनीर हुसैन दुग्गल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।